अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज हम अपनी इसी लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए 11th फिज़िक्स, आपका चैप्टर नंबर भी 11 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर व्यूवर्स, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट का हामिल है। आप अगर इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद ये इतना इम्पोर्टेंट ना हो कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये कहीं लॉन्ग में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने चैप्टर नंबर 11 को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है तो दिस टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रीज़न क्या डियर व्यूअर्स? क्योंकि ये टॉपिक बिल्डिंग ब्लॉक है थर्मोडायनेमिक्स का। ये टॉपिक बिल्डिंग एक जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की जान है। तो इसको समझेंगे तो फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स की समझ आएगी। तो डियर व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं पहले कुछ आपसे जो मैंने फिगर यहाँ आपके सामने बनाई है, पहले इसकी बात करूँगा और फिर मैं डिफाइन पे आऊँगा। जैसे हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम डिफाइन खुद ही लिख लेते हैं। डियर व्यूअर्स, कंसीडर करें कि आपके पास ये मैंने एक सिस्टम आपके सामने डिस्प्ले किया है। ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर डियर व्यूअर्स यहाँ पे हमने आइडियल गैस को इनक्लोज किया हुआ है। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ आइडियल गैस इनक्लोज्ड है। क्लियर? अब डियर व्यूअर्स, हमने इस सिलेंडर को एक सोर्स के ऊपर प्लेस किया है। मीन जैसे आप कोई बर्तन ले लें, आपने बर्तन को उठाया, कोई देगची है, हमें सालन बनाना है, प्रेशर कुकर है, आपने उठाया और उसको आपने उठा के कहाँ रख दिया? सिलेंडर के ऊपर, जहाँ किसी भी फ्लेम के ऊपर रख दिया। तो ऐसे ही मैंने इस गैस के सिलेंडर को लेके HTR पे प्लेस कर दिया। अब क्या होगा कि डियर व्यूअर, ये जो बेस है सिलेंडर की, जिसको आप यहाँ पे बॉटम बोलेंगे, ये बेस कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मीन डियर व्यूअर याद रखें कि इंसुलेटर और कंडक्टर का वर्ड सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं होता, बल्कि आप किसी भी क्वांटिटी का अगर कहीं किसी भी मीडियम से फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब कि दैट मीडियम इज एक्टिंग लाइक कंडक्टर फॉर दैट क्वांटिटी। देखें, मैंने यहाँ बात की कि हीट के लिए ये कंडक्टिंग है। इसका मतलब कि जब हम यहाँ से फ्लेम ऑन करेंगे, अगर वही फ्लेम के एग्जांपल ले लें, तो डियर व्यूअर यहाँ से हीट ट्रांसफर हो पाएगी। मतलब इस बेस से हीट ट्रांसफर होगी और किसको मिलेगी? इन गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी। तो पहले तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लें। दूसरा पॉइंट है कि ये जो वाल्व है हमारी, इस सिलेंडर की जो वाल्व हैं, ये इंसुलेटिंग है। मीन ये वाल्व हीट को बाहर कंडक्ट नहीं होने देंगी। और सिमिलरली ये वाल्व भी क्या है? इंसुलेटिंग वाल्व है कि मीन यहां से आप हीट दे सकते हैं, यहां वाल्व में से हीट जो है वो बाहर एस्केप नहीं करेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हमने एक पिस्टन प्लेस किया है। अब ये पिस्टन एक ढकना समझ लें, ये ढक्कन है, हमने सिलेंडर के ऊपर इसको प्लेस कर दिया और ये पिस्टन मूवेबल है। क्या मतलब है कि ये पिस्टन, इसके ऊपर आपने कोई वेट अगर प्लेस किए हैं तो पिस्टन मूवेबल का दूसरा जो मतलब होता है डियर स्टूडेंट, वो ये होता है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। मीन आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, कि आपने जो वेट रखे थे वो आप जो है वो उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेंगे। अब अगर प्रेशर एक्सर्ट हुआ, नीचे गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया, तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव भी कर सकता है। ये कुछ बातें। अच्छा, अब ये जो इनिशियल वॉल्यूम है इसका, जो पॉइंट पोजीशन इसकी ए है, इस वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे VA का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया? हमने जब इसको HTR पे प्लेस किया तो यहाँ से इस बेस से हीट ट्रांसफर हुई। अब इस हीट के ट्रांसफर होने से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं,
जो हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है। अब कंसीडर करें कि हमने यहाँ इसको हीट दी डेल क्यू, ये हीट हमने इस सिस्टम को दी। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। डियर व्यूअर्स, एज वी नो दैट कि टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। हम एनर्जी क्यों नहीं लिखते, जरा इस बात को भी गौर से समझ लें। हम यहाँ पे ये पहले ही कंसीडर कर चुके हैं कि यहाँ पे आइडियल गैस की बात होगी। डियर स्टूडेंट, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस देखें तो आइडियल गैस के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस मॉलिक्यूल होती है वो क्या होती है यहाँ पे, या बिटवीन द गैस आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ये क्या होती है, जीरो होती है। रीजन, क्योंकि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं होती, ये आपस में अट्रैक्ट नहीं करते। आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सर्ट नो फोर्स एक्सेप्ट कोलिजन, कि ये वैसे फोर्स नहीं एक्सर्ट करते। ये नहीं है कि एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे तो इधर कोई मूव करता हुआ आ रहा था तो इसने क्या किया, इसने अपनी तरफ इसको खींच लिया, ये पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि ये फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, जस्ट तब फोर्स एक्सर्ट होगी जब कोलिजन होगा। तो मैंने एनर्जी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर निकल गया। हम यहाँ पे ज्यादा जो मेजरली यही दो एनर्जीज डिस्कस करते हैं, जिसमें से ये स्किप हो गया, बाकी बच गई काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे एक और बात भी समझ लें कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी फिर दो तीन टाइप्स की होती है। ये वाइब्रेशनल भी हो सकती है, ये रोटेशनल भी हो सकती है, ये ट्रांसलेशनल भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो आइडियल गैस होती है उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब, अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, आपने 9th में ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन लाइन में भी स्ट्रेटर कट। तो उसके आगे आपने तीन जो है वो टाइप्स पड़ी हुई हैं। आपके पास लीनियर मोशन है, आपके पास सर्कुलर मोशन है, आपके पास रैंडम मोशन है। तो अब क्या हुआ, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, आपने हीट दी, हीट के देने से यहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब इस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी तो यहां है नहीं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वेरी सिंपल, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आल्सो इंक्रीजेस। This increase in temperature will cause the increase in translational kinetic energy of the molecules of ideal gas। यहां तक बात समझ आ गई। चलिए अब यहां पे एक और बात देखें कि जब ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, अब इंटरनल एनर्जी की आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी, इससे पहले आपने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि इस पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है आपके पास, इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो कि उस सिस्टम में मौजूद है। हमने कहा यहाँ तो अकेली तनहा ये है आइडियल गैस केस में, तो जब ये अकेली यही है इसका मतलब ये इक्वल है किसके, इंटरनल एनर्जी के। जब मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बढ़ रही है, इसका मतलब डियर व्यूअर्स आपके पास क्या बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। यहां तक बात समझ आ गई। क्या मतलब कि अगर मैं ये ले लूं, जैसे मैंने वॉल्यूम वी ले लिया, यहां पे मैं इंटरनल एनर्जी यू आई ले लूं इनिशियल, और यहां पे मैं इंटरनल एनर्जी यहां पे यू एफ ले लूं फाइनल। तो मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी कम थी, क्यों, टेम्परेचर कम था। फिर आपने हीट दी, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और उससे इंटरनल एनर्जी यहां पे इंक्रीज कर गई, और फाइनल इंटरनल एनर्जी आपके पास ये है। तो डियर व्यूअर्स, व्हेन, अब जरा इसको थोड़ा जो है वो इसको क्लोज करते हैं अपनी इस डिस्कशन को, क्या कि व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन पहला
काम ये हीट जाके क्या करने वाली है, इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहला काम यहाँ पे डियर व्यूअर्स क्या होता है कि ये जाके उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है। क्यों? टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, सारी कहानी मैंने आपको बता दी। डियर व्यूअर्स, जब यहाँ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, अब गैस के मॉलिक्यूल चूंकि उनके कुलियन बढ़ चुके हैं टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, तो नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ने की वजह से ये मॉलिक्यूल यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इनके फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से, चूंकि कुलियन के टाइम फोर्स एक्सर्ट होगी, वैसे नहीं करेंगे, जब ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ चूंकि इस जो पिस्टन है इसका एरिया यहाँ पे ए ले लें, तो इस एरिया पे जब फोर्स लगेगी तो डियर व्यूअर्स यहाँ पे तो प्रेशर बिल्ट होगा, और ये प्रेशर यहाँ इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाएगा, क्योंकि ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है। जब ये अपवर्ड मोशन हुई तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो वर्क डन होगा, क्या, ये डेल एक्स वर्क डन, मतलब ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, तो यहाँ वर्क डन कौन सा होगा। डियर व्यूअर, आपने इसी चैप्टर का जो आप इसी क्लास 11th क्लास का जो 4th चैप्टर था, आपने उसमें वर्क पढ़ा। डियर व्यूअर्स, वर्क की आपको बड़ी जो है वो स्ट्रिक्टली इसको देखना होता है कि यहाँ कौन से वर्क की बात हो रही है। डियर व्यूअर्स, यहाँ बात होगी प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। कैसे? हमारे पास वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी। अब देखें, वर्क आपके पास एफ डी है। अब इस एफ डी को मैं एफ की जगह पी ए लिख सकता हूँ, पी ए डी, और डियर व्यूअर ये जो अलाइता होता है ये किसके इक्वल होता है, ये तो वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ चूंकि वॉल्यूम में चेंज आया और प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो मैंने क्या लिख दिया, डेल वी। अब क्या होगा, मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो गई है। जरा आप इसको देखेंगे कि व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, देन क्या हुआ, पहला काम, इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड आल्सो परफॉर्म सम वर्क। तो क्या हुआ, अब आ जाए वापस डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू इट क्या होगा, हीट गिवन टू अ सिस्टम, डेल क्यू आपने हीट दी, इज इक्वल टू किसके, सम ऑफ इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, एंड द वर्क डन, क्या हुआ, बाय द सिस्टम, किसने किया, इन गैस के मॉलिक्यूल ने किया, किसके अगेंस्ट किया, सराउंडिंग के अगेंस्ट किया। तो ये डियर व्यूअर हमारे इस टॉपिक की स्टेटमेंट है। अब ये टॉपिक, इसकी अफादियत इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। कि ये स्टेटमेंट है कि यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स के अंदर जितने थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हैं वहाँ एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे चलते हैं डियर व्यूअर, यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी। कौन कौन सी, हमने हीट की बात की, फिर हमने इंटरनल एनर्जी की बात की, फिर हमने यहाँ पे वर्क डन की बात की। तो जरा ये इन तीनों की आप साइन कन्वेंशन देख लें। डियर व्यूअर, जब हीट इंटर होगी, जब हीट किसी भी सिस्टम के अंदर इंटर होगी तो ये ली जाएगी पॉजिटिव। जब हीट किसी भी सिस्टम को लीव करेगी तो ये ली जाएगी नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी की बात कर लें, अगर किसी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये ली जाएगी पॉजिटिव, और अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो ये ली जाएगी नेगेटिव। अभी मैं इस स्टेटमेंट पे आता हूं कि यहाँ कैसे इनको लिया गया नेगेटिव। अब यहाँ पे वर्क की बात, डियर व्यूअर्स, वर्क को आपने बड़ा गौर से देखना होता है कि जो वर्क है, अब वर्क हम यहाँ ले रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। याद रखिएगा, वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क भी होता है और भी टाइप्स है, हम प्रेशर वॉल्यूम। तो मैं अब देखूंगा किस केस में मेरे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर आपके पास वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, और जब वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब कि जब एक्सपेंशन होगी, जब क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, तो वर्क हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। और डियर व्यूअर, जब कंप्रेशन होगी तो वर्क क्या लिया जाता है यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि इस केस में वॉल्यूम कम होता है। अब देखिए, जब एक्सपेंशन होगी इसका मतलब पिस्टन को कोई अंदर से बाहर धकेलेगा, ये है वर्क बाय द सिस्टम। ये क्या है, वर्क
बाय सिस्टम। इसका मतलब अगर सिस्टम वर्क करेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर यहाँ पे वर्क पे सिस्टम होता है, बाय सराउंडिंग वर्क होता है, वर्क पे सिस्टम किया जाता है, जो सिस्टम पे वर्क किया जाता है, तो ये आपके पास क्या लिया जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो ये थी साइन कन्वेंशन, जरा आप गौर से देखें। लेकिन वर्क के लिए मैंने कहा कि यहाँ पे वर्क हम ले रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नेक्स्ट पॉइंट डियर व्यूअर, लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या क्या है, हम इनको सेकंड लॉ में डिस्कस कर भी चुके हैं। लिमिटेशन ये है कि इसने ये तो कहा कि हीट देनी है, बट हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो नहीं बताया। फिर ये नहीं बताया, इसने कहा वर्क होगा, लेकिन वर्क किस कंडीशन पे होगा ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। फिर जो अगला पॉइंट है, अच्छा वर्क होगा तो फिर कितना होगा, क्या ये जो सिस्टम है ये 100% एफिशिएंट होगा, क्या हीट इंजन 100% एफिशिएंट है? नहीं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको इससे नहीं मिलता। तो ये इसकी लिमिटेशन है जिनको हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में रिमूव करेंगे। व्यूअर, इसकी एग्जांपल आपने देखनी है, एग्जांपल को डिस्कस करने की जरूरत आपको नहीं है, जस्ट आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे पहली आपके पास जो इसकी एग्जांपल है वो है बाईसाइकिल पंप। तो उसमें जो यहाँ पे यही प्रोसेस हो रहा होता है, जब हम वर्क डन करते हैं आपको हीट और इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज मिलता है, और फिर जो है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म भी इसी की एग्जांपल है कि जब हम वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, तो उसको जो है वो क्या है कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फूड खाते हैं ताकि वो एनर्जी हमारी क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए, जो डिक्रीज हुआ है वो मेंटेन हो जाए। यहाँ तक आपका था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डियर व्यूअर्स, इस मैथमेटिकल जो आपके पास स्टेटमेंट है इस पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे कि लेट सपोज मैं कहता हूँ 35 जॉल मैंने हीट दी, यहाँ से 15 जॉल जो है वो वर्क हुआ। आप बताएं इस इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा, 35 से 15 निकाल दे, मतलब 20 जॉल किस में आया है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया। इस पे बेस कोई और क्वेश्चन भी दे दे, यहाँ पे डेल डब्ल्यू की जगह आपको पी डेल वी भी लगा के दे सकता है, फिर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही रहेगा। यहाँ डेल यू को टी के साथ, टेम्परेचर के साथ भी चेंज कर सकता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। डियर व्यूअर, अगर आपसे कोई पूछता है तो ये जो आपका डेल क्यू है और जो डेल डब्ल्यू है ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, और जो डेल यू है ये पॉइंट फंक्शन होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, ये जस्ट उन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा ये बातें आपको याद रखनी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।